2027 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में बादल के गरजने और बरसने को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। यूं तो उत्तराखंड में मौसम का गरजना और बरसना आपदा का संकेत होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में यहां आपदाएं आ जाती हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर गरजने और बरसने को लेकर सियासी देखने को मिल रही है। किसने क्या कहा है, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक तौर पर गरजने और बरसने की बात हो रही है, इसके मायने भी साफ हैं कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है और एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा गरजती भी है और बरसती भी है। कांग्रेस पार्टी में ना तो बादल है और ना बरसात है। मैंने कहा ना, कांग्रेस के 3 लोगों के संगठन के बाद, केवल 3 का ही बना है, अभी द्वंद्व प्रारंभ हो गया है। तो जब उनका पूरा संगठन बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी हम सब समझते हैं। हरीश रावत जी प्रीतम जी के लिए क्या कह रहे हैं, हरक सिंह जी हरीश रावत जी के लिए क्या कह रहे हैं, ये सबके सम्मुख आएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सही समय आने पर कांग्रेस पार्टी गरजेगी भी और बरसेगी भी। भाजपा को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जब गरजेगी तो उसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गरजना और बरसना प्रदेश के हित के लिए होगा। वक्त आने पर पता चल जाएगा। देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी ने गरजना शुरू ही नहीं किया और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी थर-थर कांपने लगी। एक प्रोटेस्ट से, जो कि 2 घंटे पहले जिसकी रूपरेखा तैयार की गई, उस प्रोटेस्ट से इतना भय हो गया भारतीय जनता पार्टी में कि दिल्ली से अनिल बलूनी जी से को भी आना पड़ा जो है घायलों की सुध लेने के लिए, और मुख्यमंत्री जी को भी कल रातों रात अधिकारियों को निर्देश देने पड़ गए जंगली जानवरों के हमले से रिलेटेड। तो देखिए, हमारे यहाँ बादल भी है और हम बरसेंगे भी, पर पता हमें ये है कि सही समय कब आएगा, हम तब बरसेंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, वो तो बरसते ही रहते हैं और गरजते ही रहते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम गरजेंगे भी, बरसेंगे भी और अपने प्रदेश के लोगों का हित भी करेंगे। सियासी बहस के बीच राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये गंभीर सवाल बेहद अहम है और निधि वाले तो ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस मामले में स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं देगी, जनता में बढ़ रहा आक्रोश शांत नहीं होगा। रावत ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि अब उसे शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। विधायक निधि में 15% कमीशन की चर्चाओं पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि ये सच है तो ये सामान्य भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के साथ खुला अन्याय है, जिसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। वो गंभीर आरोप है, निधि वाला तो गंभीर प्रश्न है। और उसका उसका उत्तर सरकार को, जब तक वो उससे जो लोगों में आक्रोश है, सब भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार है। ये तो शिष्टाचार बना दिए। और अब जो है विधायक निधि में 15% कमीशन का मतलब है, तुम जो है कह रहे हो नहीं ये भ्रष्टाचार नहीं, जो हम कर रहे हैं वो शिष्टाचार है। हरीश रावत के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, क्योंकि उनके ही नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस के भीतर भी नेता मानने वाले नहीं हैं और यही उनकी नेतृत्वहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस के 3 लोगों के संगठन में बदलाव हुआ, लेकिन स्थिति वही की वही है। हरीश रावत जी को पहले अपने घर की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनके ही नेता एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। जहां तक हरक सिंह का विषय, हरक सिंह कांग्रेस में भी अपना नेता किसी को मानने वाले नहीं है। इसलिए हरक सिंह रावत जी के साथ किस व्यवहार के साथ हरीश रावत जी को रहना है, ये भी उनको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 2027 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता किसका साथ देगी, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन चुनाव के 1 साल पहले ही जिस तरह के आरोपों की राजनीति हो रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दों पर चर्चा तय है, जिसकी वर्षों से नहीं हो रही है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट।
बरसने की बात चल रही है, जहां पक्ष और विपक्ष में लगातार बयान देखने को मिल रहे हैं, पलटवार देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है तो कांग्रेस भी लगातार पलटवार करती नजर आ रही है। वहीं अब राज्य में गरजने और बरसने की राजनीति होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस में भी बदलाव देखने को मिले हैं। इसी के साथ अब इसको लेकर लगातार बीजेपी भी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। चुनाव की तैयारियों में कौन किस पर भारी रहेगा, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। अपने बयानों से, अपने पलटवार से भ्रष्टाचार पर बीजेपी सरकार के पास जवाब नहीं है, ऐसे कांग्रेस का कहना है। हरदा के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस संगठन में बदलाव हुआ लेकिन स्थिति वही है। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस में जो बदलाव हुआ है उसके बाद कोई भी स्थिति नहीं बदली है, हालात वैसे के ही वैसे हैं। वहीं हरीश रावत भी, जो पूर्व सीएम है, वो भी लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब उत्तराखंड में गरजने और बरसने की सियासत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का गरजना और बरसना आपदा का संकेत देता है, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ आपदाएं आती हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर गरजने और बरसने को लेकर सियासत भी अब देखने को मिली है। ऐसे में देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है, बयानों से भी और जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उससे भी। 2027 के चुनाव को लेकर लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से, हर एक पार्टी की तरफ से लगातार तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच कई सारे बयान भी देखने को मिलते हैं, जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी पर निशाना साधती नजर आती है। 2027 में कौन किस पार्टी पर भारी होगा, इस पर चर्चा की जानी है। बीजेपी गरजती भी है और बरसती भी है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। कांग्रेस में ना तो बादल है और ना ही बरसात है, ऐसा भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस सही समय पर गरजेगी और बरसेगी, ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार किया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर। हरीश रावत ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया और बताया कि भ्रष्टाचार चल रहा है। एमएलए निधि में 15% कमीशन पर भी हरीश रावत ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार पर बीजेपी सरकार लगातार, कांग्रेस जो है बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो राज्य में एक बार फिर से बयानों का दौर चल रहा है। एक पार्टी की तरफ से बयान दिया जा रहा है तो दूसरी पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रभा जी जुड़ चुकी हैं, आशीष जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इसी के साथ देवचंद्र उत्तराखंडी यूकेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। सबसे पहले प्रभा जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से बीजेपी ये बोल रही है कि कांग्रेस के पास ना तो बादल हैं और ना ही बरसात है, क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या कुछ पार्टी आगे बरसने की तैयारी कर रही है, गरजने की तैयारी कर रही है? साफ साफ इससे ये मायने निकल रहे हैं कि आज अगर हम कांग्रेस की स्थिति हम राज्य में देखें तो उनके पास ना तो जी है और ना ही राज्य की उन्नति के लिए ये राज्य को किस प्रकार क्या आगे ले जाएंगे, क्या इनका एजेंडा रहेगा। तो जिस पार्टी का ना नेतृत्व है ना विचार है, तो निश्चित तौर पर यही कहा जाएगा ना तो वहां बादल है, ना वो गरजेंगे और ना ही बरसेंगे। और आज जिस प्रकार से हमने देखा है कि उत्तराखंड में जब भी चुनाव में तो जो यहाँ की राज्य की जनता है वो हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ही अपना विश्वास जताया है और हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो जनता के लिए काम कर रही है। निरंतर हमने देखा है पिछले जो हम कहेंगे 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हम हमने राज्य के लिए योजनाएं लेकर आए हैं, धरातल पर उन सारी योजनाओं को उतारा हो। आज अगर आप सड़क की बात कर लें, आप कनेक्टिविटी, जी बिल्कुल प्रभा जी, जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस ने ये भी बोला है, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, कि हमने इस पर आवाज उठाई कि जो जंगली जानवरों का मुद्दा था उस पर आवाज उठाई और इसी के साथ प्रोटेस्ट किया तो जो सांसद हैं वो दौड़े दौड़े भागे चले आए और इसी के साथ फिर मुख्यमंत्री ने भी भालुओं को लेकर आदेश दिया, जानवरों को लेकर आदेश दिया। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कांग्रेस का कहना है कि हम जब आवाज उठाते हैं तब सरकार काम करती है। बिल्कुल ये गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपने जिस प्रकार देखा है वो पहले से ही बहुत संवेदनशील है। उन्होंने पहले ही जो हमारे वन विभाग के कर्मचारी थे उनको आदेश दे दिया जी। था। और आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जितने भी हमारे वन प्रभाग हैं वहां पर हर एक को 50 लाख रुपए वहां पर दिए गए हैं कि हर जो क्षेत्र है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय से ये देखा है कि जो बाघ भालू का हमला हो रहा है वो कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है, तो जी। उन क्षेत्रों के लिए गश्त पहले ही बढ़ा दी गई है और ड्रोन से वहां पे निगरानी की जा रही है, कैमरा ट्रैप वहां पर लगाए लगाए जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि जो विशेषज्ञों की टीम गठित करके वहां भेज दी गई है। और जी। दूसरा मैं एक चीज इसमें बताना चाहूंगी कि उन्होंने साफ कहा है कि जो जागरूकता अभियान है उसमें जो हमारे ग्राम प्रधान है, सरपंच है, जो वहां के लोकल मैं कहूंगी कि जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें, जागरूकता करें और जितने भी प्रोग्राम है ये वहां पर चलाए जाएं। तो हमें कांग्रेस से को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी अगर कोई इनके पास ऐसा कोई विचार है कि जहां पर कि ये सुझाव दे सकते हैं आप दीजिए, जी। लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष को हमने देखा है जिस प्रकार वो सरगना बनके ऐसा लग रहा था किसी आतंकवादी संगठन के वो सरगना है, बंदूक लहरा रहे थे वो। तो क्या जी। ये किसी पार्टी या विपक्ष जी के नेता बिल्कुल को प्रभा जी, शोभा जिस देता है? तरीके से आपने बंदूक वाली बात कही, ऐसे में इसमें बयान भी सामने आ गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि वो एक खिलौना बंदूक थी, लेकिन इसको ऐसे प्रेषित किया गया, ऐसे दिखाया गया जैसे कि कोई अपराधी हो। जी, बिल्कुल प्रिया जी, वो जी। अपराधी देखिए अगर आपको विरोध करना है करिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। और लेकिन आप ये आज हमारे ये किसी भी परिवार में आप चले जाइए, क्या हम अपने जी। बच्चों को ये कहेंगे कि आप विरोध करिए तो आप जी बंदूक का बिल्कुल सहारा बिल्कुल प्रभा लीजिए, जी। आप आशीष जी हथियार आपने उठाइए, सुना प्रभा ये जी ने बहुत ही क्या गलत कुछ कहा? ठीक है प्रभा जी, आशीष जी आपने सुना क्या कुछ प्रभा जी ने कहा है, क्या कुछ आप कहेंगे? जी। भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति कर रही है वो बहुत गरीबी राजनीति कर रही है। अभी हमने प्रभा जी बंदूक की बात कर रही थी, बंदूक तो हमने भी उसके बाद कहीं दिखा दिया आप लोगों को। जो हमारे धामी जी बंदूक लेके खड़े थे, प्रधानमंत्री बंदूक लेके खड़े, वो असली बंदूक की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री थे हमारे, ये भी थे क्या बोलते हैं यूपी के मुख्यमंत्री भी थे। तो बंदूक क्यों दिखाई इसका बात आप समझ नहीं पाए, ना इन्होंने सुनी, और अगर सुनी भी होगी तो इन्होंने अनदेखी करी। माननीय जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने बंदूक ये बोलकर दिखाई थी कि आप हमारी सुरक्षा करें। वो खिलौना था, ना कि बंदूक था, वो खिलौना था। उन्होंने ये कहा था कि आप जो हैं, जो भी जंगल में भालू हाथी जो भी हमला कर रहे हैं उनसे नागरिकों को बचाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आम आदमी, आम जनता अपने प्राणों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। तो उन्होंने सांकेतिक तौर पर उसको दिखाने का प्रयास किया कि कहीं ऐसा ना हो, ये शब्द भी बोला, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह गुंडागर्दी करने का काम किया। कुंवर चैंपियन ने तो खुलेआम उत्तराखंड को गाली दी, बंदूक लहराई, तो वो तो अच्छे हो गए थे, हम खराब हो गए। तो किस तरह की बात करते हैं? अपने आप को देखिए, पहचाने पहले। भ्रष्टाचार उत्तराखंड में चरम पर है, कोई विभाग ऐसा नहीं है जब भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। इनके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस बात को माना है। माननीय अनिल बलूनी का भी अभी कई बयान देख रहा था मैं, जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने के लिए क्या हाथ भी जोड़े, उसके बाद भी नहीं बना पाए, कोई फाइल में साइन नहीं हो पाई। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि पार्टी के अंदर अंदरूनी जो ये अंतर्कलह चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ऐसे में क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि आप भी कई सारे नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, सांसद का जिक्र कर रहे हैं, जो ये बात को लेकर कह रहे हैं कि हमने कई बार पासपोर्ट ऑफिस के लिए बोला लेकिन उस पर भी बात नहीं की गई। जी जी आप बंदूक से बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी आपसे। हाँ देखिए, ये तो इनके जो पासपोर्ट के बात पर भी अनिल बलूनी जी की उठी, तो हम उस पर बता रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं मैंने हाथ भी जोड़े और मैंने बोला तब भी एक फाइल पास नहीं करा पाए। जब सत्ता का सांसद एक फाइल पास नहीं करा पा रहा तो आपको समझ सकते हैं कि विपक्ष को कितना प्रयास करना पड़ रहा है, जी बिल्कुल पड़ रहा है अपनी बातों को रखने के लिए और जनता के हकों की लड़ाई के लिए। जबकि इस प्रकार के आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनका मतलब इनको मुद्दा नहीं दिखता कि हम आखिर आपसे बोलना क्या चाह रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना बोलने के लिए गए थे कि भैया हमारे नागरिकों को बचाओ। आज पहाड़ में रह कौन रहा है बताएं? पहाड़ से सब लोग पलायन कर गए, 2-4 लोग बचे भी हैं तो उनको आपने बंदर और हाथी और शेर इनके लिए छोड़ दिया। तो देखिए, हम लोग विरोध करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम लोग बोलेंगे और हमारे बोलने से इनको
नाराज नहीं होना चाहिए, इनको सीखना चाहिए और वो काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा विरोध हमेशा जनता के पक्ष में होता है कि जनता उससे जो चाहती है। जी बिल्कुल ठीक आशीष जी, जनता के पक्ष में ही विरोध होना चाहिए, उनकी आवाज को बुलंद विपक्ष को ही करना चाहिए। ऐसे में देवचंद्र जी, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से राज्य में ये गरजने और बरसने की राजनीति चल रही है, ऐसे में कई सारे और भी मुद्दे हैं जिन पर गरजना भी जरूरी है, बरसना भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक पढ़े लिखे लोगों की बात है, तो हमने तो ये सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ये तो थी भाषणों की बात। पहली बार मुझे देखने में आ रहा है कि बीजेपी भी बोल रही है और कांग्रेस भी बोल रही है कि हम गरज भी जाएंगे और बरस भी जाएंगे, और उस भी वो पार्टी बोल रही है जो वर्षा का ऐप भी बनाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी कोई ऐप होगा जिस ऐप के माध्यम से इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी और जनता के सामने इतनी, मैं ये सुन गया, इसको घटिया बात जिसको बोल रही है बीजेपी, वो कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि जब भी बीजेपी का कभी कहना होता है तो वो यहाँ पर बैठे बैठे, मेरी बहन बंधुनी भी सुन रही होगी, वो केदारनाथ की रोड में और बद्रीनाथ की रोड में कभी गई नहीं, लेकिन बोलेंगी कि हमने जो ऑल वेदर रोड है वो चकाचक है। तो वो गरज रहे हैं, और वो जब देखते हैं कि जब गाड़ियां गिर जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और कोई घटना घट जाती है, तो वो बरस जाते हैं, तब वो रोने लग जाते हैं, वो बरस जाते हैं। महेंद्र भट्ट जी कई बार रो गए, तो और कई बार वो भंडारी, राजेंद्र भंडारी भी कांग्रेस से उधर गए तो रो रहे थे, तो उसको बरसना कहते हैं। तो आज राजनीति में इनका स्तर इतना घट गया है कि मुद्दों को जब कोई इनके पास ले जाता है उनको नहीं सुनते ये, बल्कि एक दूसरे के झांकने की ताकने की बात करके और किसी तरह अपना, मेरे को लगता है 5 साल का कार्यकाल पूरा हो, इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि हम कार्यकर्ता हैं, ना हम बादल हैं कि बरसेंगे और गरजेंगे। हम कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में बीजेपी द्वारा जितना भी ये जाल जंजाल किया जा रहा है उसके लेकर उनको समझाएंगे और उनको बताएंगे कि आपको एक उत्तम उत्तराखंड के लिए क्या करना है। हम इस प्रकार से धमकियां बात नहीं करेंगे। और बड़ी गजब है कि अब धामी सरकार में ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, गलत आरोप लगाकर उन पे मुकदमा चलाते हैं। तो कब इनको बुद्धि शुद्धि होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम झूठ तो जनता को मत परोसो। जो आपने बोला वो आपका ही रखो, आपकी बात जो गलत निकलती है सोशल मीडिया में तो उसको दूसरे पर मत मारो। तो मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहूंगा कि बहुत दुखद है, बड़े बड़े जुमले हैं, लेकिन धरातल पर जनता का कोई हित नहीं हो रहा, जनता का कोई सरोकार नहीं हो रहा, जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ने के बाद भी काम नहीं हो रहा। अगर सांसद जो है हाथ जोड़ने के बाद काम नहीं करा सकता तो हम आम काम कार्यकर्ताओं की या हम आम लोगों की क्या होगी। तो बडूनी मैम को समझना चाहिए कि जब यहाँ पर चैनल पर आए तो उतनी बात रखें, बाहर की बात न रखें, और बात इस पर रखें कि ठीक है ये है तो हम किस मकसद से बोल रहे हैं कि बरस रहे गरज रहे। ठीक देवचंद्र जी, ठीक है। जिस तरीके से प्रभा जी आपने सुना, जो भी आरोप देवचंद्र जी की तरफ से लगाए गए हैं कि जो बीजेपी है 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर रही है और सांसदों के हाथ पैर जोड़ने के बाद भी काम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष का क्या ही कुछ बीजेपी सुनेगी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए प्रिया जी, बिल्कुल ही मैं ये कहूंगी, जब किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर रखना, ये बहुत अच्छा विपक्ष को इस वक्त आता है। क्योंकि ये कभी भी आप इनसे पूछ लीजिए कि इन 2 बार के कार्यकाल में बीजेपी के हमने क्या विकास के कार्य करे हैं, तो शायद इनके पास एक भी मुद्दा बताने के लिए नहीं होगा। ये तो आज ये भी साफ तौर पर कह देंगे कि राज्य में कुछ विकास ही नहीं हुआ है, और अगर हमें एक दिन की सरकार मिल जाए तो हम रातों रात यहाँ पर बिल्कुल सारी नौकरियां भर्तियां सब कर देंगे। तो ये क्या बात करते हैं? क्या इसमें कोई आपको फैक्ट नजर आता है? वो भी इनको सोच समझकर ही बोलना चाहिए जो ये बातें करते हैं। और यूकेडी वाले हर बात में अडानी अंबानी ये सब बातें करते हैं, तो क्या उसमें कोई फैक्ट है? पहले ये भी तथ्यों की जांच परख करे, उसके बाद ही बात करे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी सांसद अगर बात करते हैं, निश्चित तौर पर अगर उन्होंने बात कही है, कहाँ उसमें कमी रह गई है, सरकार जो है वो पूर्णतः, हम तो ये चाहते हैं कि 2 क्या यहाँ पे 3 पासपोर्ट ऑफिस बने, क्योंकि जनता के लिए काम हो रहा है। लेकिन जब भी कोई ऑफिस बनता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है, उसके लिए स्टाफ आता है,
जैसी वो सारी जितनी भी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तुरंत वहां पर ऑफिस खुल जाएगा। अब सांसद जी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर इसमें कोई छुपाने वाली बात होती तो वो नहीं कहते, तो वो भी बहुत जल्दी धरातल पर आ जाएगा। और जहां तक रही विपक्ष की बात, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो इनकी अंतरकलह है, जो इनकी गुटबाजी है, वो इतनी चरम पर है कि जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयान देख लीजिए, उनको कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया इनकी पार्टी में। तो वो आज मैं कहूंगी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कृपया करके मुझे एक पन्ना प्रमुख ही बना देते, एक बूथ अध्यक्ष ही बना देते, तो कम से कम मेरा कहीं ना कहीं वजूद होता। क्योंकि उनको तो वोटर भी शायद अब भूल गए हैं उत्तराखंड के कि वो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस राज्य के लिए क्या किया। मैं पूछना चाहूंगी, आज अगर हमारे राज्य में जो इतनी कनेक्टिविटी हुई है, विकास हुआ है, क्या उत्तराखंड के 25 वर्ष हमने रजत जयंती वर्ष अभी मनाए हैं, तो आप देख लीजिए जो भी G20 का जो सम्मेलन हुआ पहली बार उत्तराखंड में हुआ, 38 जी जो ठीक राष्ट्रीय ठीक खेलों प्रभा का जी, जिस आयोजन तरीके किया, से वो आपने हमने सरकार पहले की किया। उपलब्धियां गिनाई कि G20 का सम्मेलन हुआ, खेल हुए और जो प्रतियोगिताएं हुई, ऐसे में आशीष जी ये आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से कि हरीश रावत जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उन्हें कोई भी पद नहीं दिया गया, और वो इस बात को लेकर हर जगह बोल रहे हैं कि मुझे एक अध्यक्ष ही बना दिया जाए। क्या कुछ इस पर कहेंगे आप? बहुत अच्छा विचार जी। माननीय हरीश रावत जी का, और अपने जितने कार्यकर्ता नेता हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश। हमें तो बड़ी खुशी हुई जब माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि मुझे जो है आप मेरे बूथ का ही अध्यक्ष बना दो। तो बड़ी खुशी हुई कि अगर एक सीएम लेवल का आदमी बूथ का अध्यक्ष बनने की बात कर रहा है तो कितना उनके अंदर जो है मर्यादित तो ऐसे में आशीष जी ये भी सवाल उठता है कि अगर सीएम लेवल का आदमी जो पूर्व सीएम रह चुका है उसे कोई पद नहीं दिया गया, कि वो इस बात को कह रहा है कि मुझे बूथ का अध्यक्ष बना दिया जाए। देखिए माननीय हरीश रावत जी जनता से जुड़े हुए आदमी, आपको क्या लगता है अगर वो सड़क किनारे पकौड़ी बनाते तो क्या पकौड़ी बनाने वाले? अरे वो सड़क में जनता से जुड़े हुए आदमी हैं, वो हर किसी का दुख सुख आपस में बांटने का प्रयास करते हैं। वो देखते हैं कि पकौड़ी बनाने वाले की पीड़ा क्या है, उसको कितनी गर्मी लग रही है, कितनी ठंड लग रही है, वो एक एक चीज का अनुमान लगाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी पकौड़ी बनाते हैं, वो जगह जगह जाकर हर किसी के साथ हाथ बटाने का काम करते हैं और देखते हैं, उनकी भावनाओं को देखते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने अगर इस बात को बोला तो उस बात को बोलने के बाद मैं आपको एक बात कहूँ, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने बोला कि हमें भी बूथ में अध्यक्ष बनना है। तो आप बताएं अगर हमारे बड़े नेता अगर बूथ का अध्यक्ष और बनेंगे जो हरीश रावत जी के समर्थक है, उन्होंने किस प्रकार से मैं कहूंगी एक अंतरकलह सामने आ रही है, वो सबके सबको दिखाई दे रहा है। जो आदमी सीएम रह चुका हो, अन्य राज्य में प्रभारी रह चुका हो, वो आदमी अब क्या बनेगा बताए? प्रधानमंत्री तो फिलहाल बन नहीं सकते क्योंकि सरकार जी हमारी ठीक नहीं है। ठीक आशीष तो जी ये ठीक। उन्होंने प्रभा जी बात आप बहुत कुछ कह रही थी? संदेश है। जी ठीक। जी प्रिया जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर उनको इतना जनता से जुड़ने का है तो जिस विधानसभा में वो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहां पर बूथ अध्यक्ष बनिए, वहां पन्ना प्रमुख बनिए। यहाँ दूसरी जगह आकर केवल एक बयानबाजी करना कि मेरे को बूथ अध्यक्ष बना दो, मुझे पन्ना प्रमुख इस जी वजह ठीक ठीक। प्रभा जी आपकी बात भी सुनी और आशीष जी आपकी बात भी सुनी। देवचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा मैम कि अभी प्रभा जी ने अपने उपलब्धियां गिनाई, पर उन्होंने क्यों नहीं बोला भ्रष्टाचार में कि वो जो खेल महोत्सव इन्होंने किया था, एक दिन में करोड़ों का केले खा गए। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि जो इन्होंने जो समिट किया था उस समिट का अभी तक हमारे उत्तराखंड पे असर क्या हुआ? अब वो ये कह रहे थे हमने कब बोला ऐसा कि हम रातों रात ये कर देंगे। अरे हमने तो ये कहा कि जो उत्तराखंड की मूल धारणा है उस पर तो आओ। आपने तो संस्कृति भ्रष्ट कर दी, आपने बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, बेरोजगारों पर लाठियां चला रहे हो, लोगों पर झूठा मुकदमा कर रहे हो। तो कहाँ आपका जो विकास की बात है? और जिनकी बात का जवाब देना चाहूंगी, तो आपके मुख्यमंत्रियों का जो आपने 12-13 मुख्यमंत्री बनवा दिए। ठीक प्रभा जी, देवचंद जी को बोलने दीजिए, आपको भी वक्त मिलेगा। क्या विकास हुआ हम वो पूछ रहे हैं आपसे। जी ठीक ठीक देवचंद जी आपकी बात सुनी। प्रभा जी आप बोलिए। जी अभी मैं यूकेडी से भाई जो पूछ रहे हैं मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूँ। देखिए ये बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं, तो कभी ये भी तो कह दीजिए कि जो सरकारी नौकरियां अब तक के 5 साल के इतिहास में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 दी हैं, अब तक के इतिहास में मिली है जब से उत्तराखंड राज्य बना है, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। और जो G20 का सम्मेलन हुआ था 2 लाख करोड़ से ऊपर मिला था, तो 1 लाख की जो करोड़ की जो परियोजना है वो धरातल पर आ चुकी है।
जो स्वरोजगार योजना है वो किसने चलाई? आज हमारी जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह पहाड़ों पर चलाए गए, जिससे जो हमारी बहनें हैं, उनको सशक्त बनाया जाए, उनको बिना ब्याज का ऋण दिया जा रहा है। मैं कहूंगी एकल महिला स्वरोजगार योजना कितनी प्रभावी चल रही है कि जो महिलाएं अकेली हैं किसी कारणवश, तो वो अपना, और वो पढ़ी लिखी हैं, उनको दिया जा रहा है, तो उनको धन, मतलब वो अपना रोजगार करे, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे उत्तराखंड की जो बनी चीजें हैं, जो घरेलू उत्पाद हैं, हैंडीक्राफ्ट की चीजें, हमारी बहनें जगह जगह उनका स्टॉल लगाती हैं, वो भी कहीं कहीं देखते हैं। लेकिन ये पहाड़ मैदान की जो खाई है और राज्य में, मैं ये कहूंगी कि एक अराजकता का माहौल पैदा करना, वो इनका काम है। आज यूकेडी को देख लीजिए, इनके मुद्दे क्या है? इनके जो भी मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले ही उन मुद्दों पर काम कर रही है। राज्य को आगे ले जी जाना बिल्कुल हो, प्रभा जी, पहाड़ी बिल्कुल क्षेत्रों बिल्कुल में जिस तरीके स्कूल से आपने खोलने बताया हो, कि आप लोग काम शिक्षकों कर की रहे हैं बात उस पर, रखनी हो, हम ठीक है पहले ही ठीक उस है चीज के लिए काम ठीक कर रहे हैं। ठीक है। देवचंद जी, जिस तरीके से प्रभा जी ने पूछा कि आपके जो मुद्दे हैं उस पर बीजेपी पहले से ही काम कर रही है, तो आप क्या कुछ मुद्दे उत्तराखंड के हैं जो आप बताना चाहेंगे प्रभा जी को कि जिन पर काम नहीं हो रहा है, जिन पर काम होना चाहिए? देखो मैम, सबसे बड़ी तो ये कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा तो बरसों से चला रहा है, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले रहा है कि हमारी राजधानी गैरसैंण में हो, हम पलायन को कैसे रोकें, हमारा जो जल, जमीन और जवानी को कैसे रोका जाए। इस पे तो कोई भी काम नहीं है। इस पे तो जो विद्युत की योजनाएं बन रहे हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ तो महंगा हो रहा है। यहाँ पर आपने एक वो सोलर लाइट का प्रोग्राम किया था, उस पर सब्सिडी मिलती थी, जब बीजेपी के नेताओं को पूरे हो गए आपने बंद कर दी। तो जो धरातल पर आम जनता को दिखाई नहीं देगा, तो हम कैसे बोलेंगे कि आप कर रहे हैं? या आपने कोई हमारे अध्यक्ष को या यूकेडी के किसी सीट मैं में बताना चाहूँ, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो केवल विपक्ष को नहीं दिखाई देती? आप जनता जो के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आप देख लीजिए, रिवर्स पलायन के लिए जो भारतीय जी जनता ठीक पार्टी ठीक की प्रभा सरकार जी है, और हमने देवचंद जी, दोनों की बातें हमने सुनी है। आशीष जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं होती, उन पर काम नहीं होता। चर्चा तो होती है, विपक्ष की तरफ से भी आवाज उठाई जाती है, लेकिन चर्चा नहीं की जाती है, काम नहीं किया जाता है। क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो राज्य में होने की जरूरत है, जिन पर काम? देखें, ये बेमतलब में एक तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी पीठ थपथपाना बंद करें। आजकल जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ एफएम चैनल में एक इवेंट बनाया जा रहा है, मैं उसमें ऐड देख रहा हूँ कि सिलकारा में जो हमने लोगों को निकाला, बाहर निकाला, जो वहाँ पे वो हुआ था पिछले साल, तो उसका वो इवेंट बनाकर दिखा रहे हैं कि देखो हमने कैसे प्रधानमंत्री और धामी के नेतृत्व में हुआ। आपने इस बात को तो बताया नहीं, जोशीमठ में आपके नेतृत्व में कितना गड़बड़ हुआ, धराली में हर जगह कितना गड़बड़ हुआ। कोविड काल में जब इंजेक्शन लगाए गए तो मोदी जी की फोटो लगा दी, जो इन पे इंजेक्शन लगाए, डेथ सर्टिफिकेट में तो उनकी फोटो लगाई नहीं। अरे उनकी नाकामियों को भी तो बताओ, अगर आप उस सही को बता रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से आपने बताया कि नाकामियों को भी उजागर करना बहुत जरूरी है, और ऐसे में आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार राज्य में अब गरजने और बरसने की राजनीति चल रही है, ऐसे में देखना होगा कि जो अहम मुद्दे हैं उन पर कब सरकार गरजती है और बरसती है, काम किया जाता है। न्यूज स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।